Good afternoon, sir. Yes, Arpit, Roshni, Sachi. Any doubt from the last lecture? No, sir. No, sir. कोई डाउट किसी का? अंशिका, सूरत. No, sir. So देखो, लास्ट क्लास तक हमने ये सब कर लिया था, पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर लिया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं, होती क्या है पोटेंशियल एनर्जी. जरा सा मुझे रिकॉल कर दो सूरत. पोटेंशियल एनर्जी का कॉज क्या होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? सूरत, कॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. Conservative interaction. हाँ, कंजर्वेटिव इंटरेक्शन. तो जब भी आपके सिस्टम में कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगी, कंजर्वेटिव इंटरेक्शन होगा, कोरस्पॉन्डिंगली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. एंड टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी हम वर्क डन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स. सो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स डिस्कस कर लो जरा सा. नीड इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स. इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो सिस्टम अप्लाई करता है. Forces applied by the particles of the system are internal forces. Forces applied by components of system are internal. सिस्टम के कंपोनेंट्स जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे उन फोर्सेस को आप कहोगे वो इंटरनल फोर्सेस. और फोर्सेस अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज are external force. If we take one example, like मैं एक system ले रहा हूँ, the system of earth and moon is revolving around the earth, so we'll take a system of moon and earth. So if we take a system of earth plus moon, ये मैंने system लिया हुआ है, earth plus moon system. External force कौन सी है? देखो सर, अर्थ प्लस मून सिस्टम में अर्थ और मून एक दूसरे पर जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज इंटरनल. तो आप लिख सकते हो फोर्स ऑन मून
by earth is internal. अर्थ मून पे जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज इंटरनल, लेकिन इसी सिस्टम पर सन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है बाहर से दैट वुड बी एन एक्सटर्नल फोर्स. Force on system by earth, sorry not earth, sun. भाई सन इस सिस्टम का पार्ट नहीं ना, सन जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट फोर्स वुड बी एक्सटर्नल. सो ऐसे आप डिसाइड करोगे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस. आप पहले सिस्टम डिसाइड करेंगे, जो भी सिस्टम के पार्ट्स हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, वो जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम इंटरनल कहते हैं. सिस्टम के अलावा बाहर जो कुछ भी है वो जो फोर्स अप्लाई करेगा उसे आप एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे. इतना लिखो इसे, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. सर समझ नहीं आया. अच्छा, पहले तो देखो जैसे इंटरनल एक्सटर्नल समझना है कि कौन सी फोर्स इंटरनल होती है, कौन सी एक्सटर्नल होती है. इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए आपको पहले सिस्टम डिसाइड करना होगा. जो भी सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, सिस्टम का पार्ट है, वो जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो इंटरनल है, बाकी एक्सटर्नल है. मान लो अर्थ और मून का सिस्टम लिया, अर्थ और मून एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगे. अर्पित, यस सर, यस सर. तो अर्थ और मून एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करें वो सिस्टम की इंटरनल फोर्स. लेकिन अगर मैं सन को ले लूं, सन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है अर्थ प्लस मून सिस्टम पर. क्या सर? सन जो है वो अर्थ मून सिस्टम पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है. नो सर. करता है ना भाई, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो अर्थ और वो मून. एक्सटर्नल हुआ ना मतलब. हाँ, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो कैसी होगी, एक्सटर्नल. ये मैं बता रहा था. सर अगर एक कार और अगर रोड का एग्जांपल ले, तो सर जब अगर उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो सर मतलब और वो कार वेट लगा रही है, तो सर ये दोनों फोर्सेस सिस्टम के बीच में है, तो सर ये इंटरनल है. नॉर्मली एक्शन इंटरनल है, बट कार पर वेट कौन अप्लाई करता है, रोड या अर्थ? सर वेट. सर कार. वेट तो वो फोर्स है ना जिससे अर्थ कार को अपनी तरफ खींचेगी. यस सर. तो वो वेट तो एक नहीं होगा ना, आप तो कांटेक्ट फोर्सेस की बात कर रहे हो. तो नॉर्मली एक्शन जरूर होगा, लेकिन वेट तो कोई और अप्लाई कर रहा है. ओके. तो एक्सटर्नल है. जैसे गन और बुलेट का सिस्टम ले लो, गन बुलेट पे जो फोर्स अप्लाई करेगी इंटरनल, बुलेट गन पे जो फोर्स अप्लाई करेगी इंटरनल. बाहर से आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो गन पर तो वो आपकी एक्सटर्नल हो जाएगी. ओके सर. हाँ, ये इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आया अंशिका, सूरत? ये दो ही Yes, sir. मतलब दो सिस्टम्स होंगे इसमें, एक्सटर्नल और इंटरनल में. नहीं, सिस्टम में दो पार्टिकल्स होंगे, ये पूछ रहे हैं आप? यस सर, जैसे नहीं, जितने भी एग्जांपल्स दिए उसमें सारी दो दो चीजें थी जिनके बीच में अब दो मुझे बताना आसान था. नहीं, कितने भी हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि एक सिस्टम में 10 बॉल्स हैं, सब एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं. जब वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगी वो इंटरनल फोर्स होगी, जो बाहर से फोर्स आएगी वो एक्सटर्नल. ओके सर. चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि यहाँ कैलकुलेट करेंगे कैसे. जी लिख लिया होगा इतना, ये तो छोटा सा था. यस. यस. अब एक टॉपिक और आता है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन. ऐसा हो सकता है कि वो आपको पोटेंशियल एनर्जी दे और आपसे कहे कि अच्छा फोर्स कैलकुलेट करके दिखाओ. ये एनसीईआरटी ने तो नहीं डिस्कस किया, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. रिलेशन बिटवीन force and potential energy. फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन चाहिए. अगर वो आपको फोर्स पूछ रहा है और आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है तो बहुत आसान सा मेथड है. फोर्स होता है माइनस ऑफ डी यू ओवर डी आर. दिस इज इट. आप पोटेंशियल एनर्जी को पोजीशन के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर दो, दैट विल बी फोर्स. अगर वो एक्स कंपोनेंट पूछता है आपसे पोटेंशियल एनर्जी का,
या एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स पूछता है, और डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स पर डिपेंड कर रही है तो आप एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी यू ओवर डी एक्स। सिमिलरली अगर वो y कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स आपसे पूछ रहा है तो आप ऐसे लिखोगे उसे माइनस ऑफ डी यू ओवर डी वाई। आप पोटेंशियल एनर्जी को पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, यू विल गेट फोर्स। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी है एक सिस्टम की U इक्वल टू इट्स k बाय एक्स स्क्वायर। सिस्टम की ये पोटेंशियल एनर्जी है इट्स k x टू द पावर माइनस 2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैं आपसे कहता हूं फोर्स कैलकुलेट करो, फोर्स कैलकुलेट। तो जब आप फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करोगे देन दैट विल बी माइनस ऑफ डी यू ओवर डी एक्स। सो दैट विल बी माइनस ऑफ डी यू ओवर डी एक्स ऑफ, ये बड़ा काम आएगा ग्रेविटेशन में, एक्स टू द पावर के एक्स टू द पावर माइनस 2। माइनस के इज अ कांस्टेंट, इसको अलग ले जाइए। एक्स टू द पावर माइनस 2 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इट्स माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1। सो ये आ जाएगा 2k एक्स टू द पावर माइनस 3। सो ये है x component of force which is 2k by x cube। सिंपल काम करना है, पोटेंशियल एनर्जी दी है उसे डिफरेंशिएट कर दो पोजीशन के रिस्पेक्ट में, जो भी मिलेगा दैट वुड बी फोर्स। इतना लिखो, फिर और देखते हैं। तो वो x कंपोनेंट फाइंड करा, मतलब ज्यादा यस, फोर्स का x कंपोनेंट मींस फोर्स का वो कंपोनेंट जो x एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। तो So ये जो आपको मिल में एक सिस्टम में एक ही कंपोनेंट होगा। जी, यस, लिखिए। सब हो गया। ओके, चलिए इसको भी लिख लीजिए और एक क्वेश्चन इसमें कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सो जैसे एक एग्जांपल और अगर मैं ले लूं, मैं आपसे कहता हूं एक सिस्टम है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इज k बाय y क्यूब दिया हुआ है। कैलकुलेट फोर्स एट y इक्वल टू 2 मीटर। ट्राई करना है, थोड़ा सा अलग किया है, बहुत माइनर से चेंज करिए ना, करिए और आंसर प्लीज चैट रूम में लिखिएगा।
एक आंसर है बस सांची का। Sir, could you please rename yourself? Are you host, co-host? Okay, I just wait a second. I'm faculty now, huh? Sir, Chandra. हाँ कुछ भाई, आपने ये तो कैलकुलेट कर दिया, एक तो मैंने y दिया था, सबने x लिखा है, बट हाँ कुछ की वैल्यू सही आई है। भाई वैल्यू भी तो रखनी थी y की। तो जब आप फोर्स का y कंपोनेंट कैलकुलेट करोगे, देखिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी है k y टू द पावर -3। y कंपोनेंट ऑफ फोर्स जब आप लेंगे, सो इट्स du ओवर dy, it's d over dy of ky to the power -3। सो k अलग हो गया, y टू द पावर -3 को आप लिख सकते हैं -3 y टू द पावर -3 -1, और ये आ जाएगा -3k y टू द पावर -4। सो y component of force is -3k by y to the power 4 now। कब सब्स्टिट्यूट करना है आपको? y इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आप y इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आप y इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, so you will get -3k by 2 to the power 4, तो ये आ जाएगा -3k by 16। सो ये कम लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेट किया था, सिर्फ एक सूरत ने कैलकुलेट किया था, बाकी किसी ने वैल्यू नहीं रखी। लिखिए था। सर मैंने भेजा था। आपने मुझे नहीं भेजा। सर चलिए नेक्स्ट देखिए। सो ऐसे आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आपको कुछ पोटेंशियल एनर्जीज कैलकुलेट करनी, मीन सब उल्टा होगा। फोर्स देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स देगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। स्प्रिंग फोर्स देगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। अच्छा एक और क्वेश्चन कर सकते हो ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी ज्यादा अकल लगानी पड़ेगी, बट आई एम श्योर आप कर सकते हो। तो वो दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी
of a system is u is equal to let's say 3x square plus 2x minus 1. Calculate points at which system is in equilibrium. चलो इसे करके दिखाओ, इजी है, करिए जल्दी से। वो पॉइंट्स निकालिए जिन पॉइंट्स पर सिस्टम इक्विलिब्रियम। बस आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम सोचना है कि इक्विलिब्रियम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अंशिका का आंसर आया, रोशनी नहीं, रोशनी बाकी क्या हुआ? सूरज, सांची, अर्पित, सर मेरा आंसर करेक्ट है या फिर गलत है? अंशिका पूछ रही है, रोशनी पूछ रही है? सर अंशिका। अंशिका कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कुछ गड़बड़ लग रही है। देखिए, क्या वो सूरज ट्राई भी नहीं हुआ? मैं कर रही थी। आप कर रही हैं, करिए। सो देखिए, जब आप फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट लोगे ना, तो फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट आता है du/dx माइनस ऑफ du/dx। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट 6x + 2। 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है। अब इक्विलिब्रियम में अगर आप कह रहे हो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स 0, which means minus of 6x + 2 is equal to 0, which means 6x + 2 is 0। आप लिख सकते हो 6x is -2, आप लिख सकते हो it's -2/6, so ये x आ जाएगा -1/3। so x की जो वैल्यू होगी that's -1/3, 1/3 नहीं। सर वो -6x नहीं होगा? सर -6x होगा सर। -6x होगा? यस सर, 1/3 आएगा सर। 6x + 2, तो माइनस तो अलग है ना। ओए, माइनस सिर्फ इसके साथ थोड़ी ना है, माइनस तो पूरे के साथ है।
सर तो वो खोलेगा उसके बाद सर -2 इधर फिर -6x - 2। यस सर। और मैं कुछ और लिख रहा हूँ? तो सर वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ना, फिर x इक्वल्स टू 1/3। कभी कभी ना तुम लोग बहुत डांट खाने वाले काम करते हो। -6x - 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे होगा। 6x को राइट में ले जाऊं, भाई माइनस सिर्फ 6 के थ्रू है, माइनस तो 2 के साथ भी है ना। अरे आया नहीं आया अभी? सर लेकिन आ गया आ गया। हाँ माइनस तो दोनों के साथ है, 6x के साथ भी है 2 के साथ भी है, तो -6x - 2 इज 0, -2 इज ओके 6x, 6 इज -2। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपकी फोर्स 0 हो जाएगी। इतना लिखो, फिर जल्दी जल्दी से कुछ कैलकुलेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट। कितना लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए। अच्छा अब सीधी सीधी डेरिवेशन से, मतलब इतना आपको आना चाहिए। अच्छा अगर मैं फोर्स दूं और पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो क्या करोगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ना, वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूं, मैं आपसे फोर्स पूछ रहा हूं, तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करोगे, आ जाएगा। तो अब दो बहुत सीधी सीधी डेरिवेशन है। एक मिनट, क्या अटक गया? Just 1 second यार, just 1 second। ओके सॉरी। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
सो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉज होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। हर बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, मींस अर्थ हर बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट्स से दिस इज अर्थ। क्या होता है, अर्थ की सरफेस से आपने एक बॉडी को h हाइट पे रख दिया। पहले आपने इसे अर्थ की सरफेस पर रखा, फिर आप h हाइट पर ले गए। कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी, ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब देखना जरा एक एक स्टेप देखना है कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला काम मुझे बताओ, साची जब ये बॉडी अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है तो क्या इसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है? सर सरफेस पे यस। यस, वेट एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट मींस इसमें पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, दैट्स यू। मैं इसे h हाइट पर ले गया। लाइशा क्या अब भी इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही? लाइशा बॉडी को h हाइट पर ले गया, क्या अब भी बॉडी पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही? यस सर। दैट मींस अब भी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज यू। अब इस बॉडी को h हाइट तक ले जाने में कुछ वर्क डन करना होगा बाय दिस ग्रेविटी। वर्क डन by weight in carrying body to height h. h हाइट तक बॉडी को ले जाने में कुछ वर्क डन करना होगा एंड दैट वर्क डन विल बी, देखो वर्क डन क्या होता है। अच्छा वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ बॉडी पे लगा रहा है दैट्स एक्सटर्नल और इंटरनल? इंटरनल है ना, अर्थ और बॉडी सिस्टम में इंटरनल फोर्स। वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। इसमें तो मेरी हेल्प लाइशा करेगी। लाइशा बच्चे बताओ कितनी फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर? यस लाइशा, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है? अरे सर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, कितनी है वैल्यू बताओ, उसकी वैल्यू क्या है? mg राइट। यस सर। बॉडी को मैं ऊपर तक ले जा रहा हूँ, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी ने? h डिस्प्लेसमेंट, आप बॉडी को टू हाइट h ले जा रहे हो। फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। व्हाट इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स? 180 cos 180 is -1, so this is minus of mgh now. So this is the work done by internal force which is minus of mgh. That's first equation. और यही जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स होगा ये नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। This is equal to change in potential energy. यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो, देखो क्या था रिलेशन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स होता है या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स? देख लो जरा, यहाँ ऊपर कहीं लिखा था हमने नेगेटिव नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, तो आप इसे लिखोगे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। सो आप लिख सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस ऑफ माइनस mgh। सो आप लिख सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh now. This is the change in potential energy of the body जब आप बॉडी को h हाइट पर लेके चलते हैं। क्लियर है ना? यस सर। और इसी को आप कह देते हैं ये बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है इजी काम। जिस पर्टिकुलर फोर्स के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो वो फोर्स लो, सिस्टम को इनिशियल से फाइनल तक ले जाने का वर्क डन कैलकुलेट कर लो, जो वर्क डन आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा।
सो इसको लिखिए इतना, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग या इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे इतना लिख लीजिए, लिखते जाइए और मुझे डाउट्स बताते जाइए। Sir, please scroll. वो ना Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए। इसको भी लिख लीजिए, फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं। Yes, sir, it is. चलिए अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे। सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते जो मैं आपसे सॉल्व करा पाऊं। क्वेश्चंस होंगे जो कई तरह की एनर्जीज को ऐड कर कर बनेंगे, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिखते हो तो आपको कुछ दो तीन चीजें यूज करनी आनी चाहिए। जैसे ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। अब मैं आपसे कह रहा हूं एक बॉडी है, उसे रेफरेंस पॉइंट से कुछ h हाइट पर रख दिया, बॉडी को सिर्फ रेफरेंस पॉइंट पर रखा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन कुछ h हाइट पे रख दिया, और थर्ड पोजीशन ये है कि बॉडी को रेफरेंस पॉइंट से h डेप्थ में रख दिया। हर केस में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट 1। भाई पॉइंट 1 पर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पॉइंट 2 पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पॉइंट 3 पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। हर पॉइंट के ऊपर आपको बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो। मुझे बताओगे लाइशा, अगर ये बॉडी फर्स्ट पॉइंट पर रखी हुई है, मींस एग्जैक्टली रेफरेंस पॉइंट पर है, तो हाइट कितनी होगी? 0 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। 0 लाइशा सेकंड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी? सर ओए लाइशा को एक तो बताने दो।
कहाँ गई लाइशा? लाइशा सेकंड पॉइंट, एच हाइट पर है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर 0. अरे ये सेकंड पॉइंट एच हाइट पर है, सर सेकंड पॉइंट ये रहा। कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी? सर mgh. हाँ साची, मुझे थर्ड पॉइंट पर बताइए, थर्ड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? रेफरेंस पॉइंट के नीचे जा रहा है, नेगेटिव ऑफ mgh. नेगेटिव ऑफ mgh। अगर रेफरेंस पॉइंट के नीचे बॉडी रखी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, इट्स माइनस ऑफ mgh। सो अगर रेफरेंस पॉइंट पर रख दिया देन पोटेंशियल एनर्जी 0, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर h हाइट पर रख दिया पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, और रेफरेंस पॉइंट के नीचे रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ mgh। चलिए लिखिए। ये लिखा आप लोगों ने? फिर स्प्रिंग एक एक केस और करेंगे, फिर हम स्प्रिंग पर जाएंगे। यस सर. सर रिटर्न. अब देखिए, अगर मैं आपको कुछ ऐसे दे रहा हूँ कि ये आपका एक पॉइंट था, इस पॉइंट से आपने एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी, और इसको आप कुछ ऐसे कर कर कुछ हाइट तक ले गए। ये लेंथ L थी, ये स्ट्रिंग की लेंथ तो L ही होगी, थीटा एंगल पर ले गए। h हाइट तक, अब ये h हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, ये रेफरेंस पॉइंट है आपका। अब यहाँ थोड़ी सी ना मेरी हेल्प करो, मुझे हाइट चाहिए L और थीटा की टर्म्स में। कोई मेरी हेल्प कर सकता है थोड़ी बहुत कि ये h L और थीटा की टर्म्स में कैसे आएगा? सोचो जरा, मुझे h चाहिए और मेरा मोटिव है h चाहिए L और थीटा की टर्म्स में, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सर रिजॉल्व करके. रिजॉल्व करके? मतलब हाइट के लिए कैसे रिजॉल्व करोगे? और कुछ सोचो। तुम्हें L दिया है ना, स्ट्रिंग की लेंथ दी है कि पहले स्ट्रिंग यहां तक थी, आप इधर ले गए, ये थीटा। मैं कह रहा हूँ L और थीटा की टर्म्स में h बता दो वर्क कितने। डन कैलकुलेट करेंगे. नहीं बचा, सिंपल ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री। और सोचो कुछ। सर ट्रिग्नोमेट्री. मुझे बताओ कैसे आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। अच्छा एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर कर मैं पॉइंट्स को कुछ नाम दे रहा हूँ। लेट्स से दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। ये जो ट्राइंग, और इसको C कह देते हैं। इन ट्राइंगल OAC OA क्या है, बेस है या हाइपोटेन्यूस है? बेस. तो मुझे जरा सा cos थीटा बता दो, cos थीटा कितना होगा इस ट्राइंगल में? cos थीटा बताइए, cos थीटा क्या होगा? इट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बाय ओसी. OA बाय OC। अच्छा अब मुझे ये बताइए, OA तो मुझे कैलकुलेट करना है, OC कितना है? एल. L, तो OA कितना आ गया? L और cos थीटा, L cos थीटा। अब ना तुम बड़े हो जाओ जल्दी से, और ये सब काम मत करवाया करो मुझसे, ऐसे देख लिया करो। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, बेस चाहिए तो L cos थीटा होगा, परपेंडिकुलर चाहिए होता तो L sin थीटा आता। तो ये जो इतना पोर्शन है, अब आगे से मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा, ये पोर्शन L cos थीटा है, और परपेंडिकुलर क्या होता? AC. साइन थीटा. L sin थीटा। तो अब थोड़ा सा बड़ा हो जाओ जल्दी से ना, ये सब काम नहीं करने पड़े मुझे, cos थीटा sin थीटा ना लिखना पड़े।
टोटल एल है बच्चों, तो ये कितना बचेगा, ये एल cos थीटा और टोटल एल था, ये कितना बचा, L minus cos theta. एल माइनस एल L cos theta. तो आपकी हाइट आ गई, योर हाइट इज एल माइनस एल cos थीटा, तो आपकी हाइट आ गई एल विच इज 1 माइनस cos थीटा। अब अगर हाइट आ गई आपकी तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, तो ये आ गया mgl 1 माइनस cos थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है विच इज mgl 1 माइनस cos थीटा। दिस इज mgl 1 माइनस cos थीटा। बताइए क्लियर है ना? Yes, sir. चलिए इसको लिखना शुरू कर दीजिए। ये ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? सो देखो किसी Yes, भी sir. क्वेश्चन में ना तुमसे ये नहीं पूछेगा कि ये हाइट बता दो, मतलब आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, वर्क एनर्जी थ्योरम पर, जहां ये एज अ स्टेप यूज होगा। अब ये नहीं पूछ सकता आपसे इतना इजी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी बता के दिखा, तो एज एन इंटरमीडिएट स्टेप ये यूज होता है। अब थोड़ा सा स्प्रिंग की फिजिक्स करते हैं, थोड़ा स्प्रिंग की फिजिक्स पर, फोर्स पर क्वेश्चंस करेंगे स्प्रिंग की, फिर हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करेंगे। स्प्रिंग आपके सिलेबस में 2 बार आता है, एक बार वर्क एनर्जी बार में आएगा, एक बार स्प्रिंग एसएचएम में आएगा। तो कुछ स्प्रिंग की प्रॉब्लम्स हम एसएचएम में करते हैं, जैसे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एसएचएम में होगा, यहाँ नहीं आएगा। सो जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं, Sir, SHM 12th class में. एसएचएम 11th का सेकंड लास्ट। सो ये पोटेंशियल एनर्जी है विच इज mgl 1 माइनस cos थीटा। इसके बाद देखिए स्प्रिंग। अब थोड़ी देर के लिए ना प्लीज लिखना छोड़ दो और जरा सुनो कि स्प्रिंग की फिजिक्स क्या होती है। ये आपने एक स्प्रिंग ले ली और इस स्प्रिंग को ना आपने स्ट्रेच किया है ना आपने कंप्रेस किया है, आपने इसको नॉर्मल पोजीशन पर ले लिया। इसे कहते हैं ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन। दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। तो रोशनी, अगर मैं एक स्प्रिंग को लेता हूं, ना मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूं ना कंप्रेस कर रहा हूं, क्या स्प्रिंग पर कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी? No, sir. कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। फोर्स तब एक्ट करेगी जब आप स्ट्रेच करेंगे या आप कंप्रेस करेंगे। ना आपने स्ट्रेच किया ना आपने कंप्रेस किया, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही स्प्रिंग के ऊपर। अब आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा ना स्ट्रेच करके छोड़ दिया है। आपने स्प्रिंग को मीन पोजीशन तक यहां तक स्ट्रेच करा, आपने खींचा और छोड़ दिया। अब क्या लगता है स्प्रिंग कहाँ जाएगी? भाई ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, स्प्रिंग कहाँ जाएगी अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं? राइट में मूव करेगी, लेफ्ट। मैंने स्ट्रेच किया इसे और छोड़ दिया, अब स्प्रिंग कहाँ जाएगी? Sir, left. लेफ्ट में जाएगी। ये स्प्रिंग लेफ्ट में जाएगी। अब ये जो फोर्स है ना जो स्प्रिंग में एक्ट कर रही है, जो कोशिश कर रही है कि स्प्रिंग दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए, इसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं कुछ लोग, रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग मींस ये इस मास को अपनी मीन पोजीशन रीस्टोर कराने में हेल्प कर रही है। अब क्या होगा, क्या मास अपनी जगह आकर रुक जाएगा या ओवरशूट कर जाएगा? Sir, overshoot.
होना तो ये चाहिए कि मेन पोजीशन पर आकर रुक जाए, लेकिन इतना मोमेंटम गेन करता है कि ओवरशूट कर जाता है। ये ओवरशूट कर गया। लाइशा, अब क्या लग रहा है, स्प्रिंग अब नॉर्मल पोजीशन पर है या कंप्रेस हो गई? Sir, यस लाइशा, स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन पर है या कंप्रेस हो गई है? Sir, compress. कंप्रेस हो गई। अब बता सकती हो मुझे रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, लेफ्ट या राइट? सिंपल Sir, लॉजिक है right. लाइशा, कोई फिजिक्स नहीं है इसमें। कंप्रेस कर दी स्प्रिंग, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। अब इस पर रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और लेफ्ट में एक्ट करेगी या राइट में एक्ट करेगी? अच्छा, कोई और बताएगा मुझे? Sir, left में. राइट। Sir, right. राइट राइट राइट, ये कोशिश करेगा कि दोबारा वही आ जाए, है ना? आप Sir, जब वापस कंप्रेस, मीन पे जाएगी ना, हाँ दोबारा मीन पे मीन जाने की कोशिश मीन पे जाने के लिए. ये स्प्रिंग फोर्स। यह बताओगे मुझे डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिया था आपने, लेफ्ट या राइट में? ये जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिया हुआ है आपने, लेफ्ट में दिया है कि राइट में दिया है? बॉडी को आपने डिस्प्लेस किया है, कहाँ डिस्प्लेस किया है, लेफ्ट में डिस्प्लेस किया है, राइट में डिस्प्लेस किया? Sir, left. Sir, right. हाँ भाई राइट, अरे राइट में लेके जा रहा हूँ ना, राइट में डिस्प्लेस किया। और रीस्टोरिंग फोर्स Right. कहाँ एक्ट कर रही है, राइट या लेफ्ट? Left. तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कैसा, सेम या ऑपोजिट? Opposite. Opposite. यहाँ देखो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, Left. ये डिस्प्लेसमेंट राइट में है। ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, राइट और लेफ्ट? Left. रीस्टोरिंग फोर्स, Right. तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन? Opposite direction. तो इतना जो डिस्कशन है, वहां से एक कंक्लूजन तो ये निकला कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप स्प्रिंग को राइट में खींचोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में एक्ट करेगी, अगर आप लेफ्ट में लेकर जाते हो तो रीस्टोरिंग फोर्स राइट में एक्ट करेगी। पहला कंक्लूजन। दूसरा जो आपको कंक्लूजन डिराइव करना है, दैट कंक्लूजन इज कि इज दैट रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट और इट्स वेरिएबल? बताइए, ये जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स, ये कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, क्या होता है? देखो, ये रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करती है आप कितना स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो। जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करके रिलीज करोगे ना, उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स के साथ आएगा। तो क्या कंक्लूड किया आपने, इट्स अ कांस्टेंट फोर्स और Variable. वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना स्प्रिंग में, रीस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, F is equal to minus of kx, ऐसे लिखते हैं। What is x? Distance cover. Sir, displacement. हाँ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट से या मीन The पोजीशन। mean position. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये F तो रीस्टोरिंग फोर्स, देखो ये K क्या है, ये K स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट ना आपकी स्प्रिंग की स्टिफनेस को डिफाइन करता है। जितनी स्टिफ स्प्रिंग होगी ना, जितनी सख्त होगी स्प्रिंग, जितनी स्टिफ होगी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं आपको दो एग्जांपल्स दूं, आपके पेन में भी तो स्प्रिंग होती है ना, जटर जो पेन होता है उसमें स्प्रिंग लगी होती है, और बाइक के जो शॉकर्स होते हैं या कार के जो शॉकर्स होते हैं वो भी तो स्प्रिंग है। कार के शॉकर्स बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। जो आप पेन में स्प्रिंग यूज करते हो उसकी स्टिफनेस बहुत कम है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम होता है। तो स्टिफनेस डिफाइन करता है स्प्रिंग। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि एसआई यूनिट ऑफ के जो होगी, न्यूटन पर मीटर। के की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ के। चलिए इसको इतना लिख लीजिए, और तो कुछ नहीं चाहिए ना मुझे इसमें। K is Newton per meter। चलिए इतना लिखिए, फिर इसमें कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम फोर्स पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आएंगे पोटेंशियल एनर्जी पर। सो पहले एक दो क्वेश्चंस आप फोर्स पर सॉल्व करेंगे। अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता दो अभी।
अरे इतना लिखा आपने, स्क्रॉल करूं इसे? Sir, done. इसमें हम 2 क्वेश्चंस करेंगे स्प्रिंग में। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि f वर्सेस x ग्राफ प्लॉट कर दो, तो शेप ऑफ द ग्राफ कैसा आएगा? मैं आपसे कहता हूँ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट कर दो, अब तो आ गया तुम्हें, फोर्स ग्राफ तो प्लॉट करना जानते हो, क्या शेप होगा? लीनियर लीनियर ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, नेगेटिव साइन की वजह से ना स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। यार नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है? एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज Obtuse. एंगल होगा। नेगेटिव साइन की वजह से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ जो एंगल होगा दैट एंगल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। सो अगर आप फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लोगे, ये आपने डिस्प्लेसमेंट लिया, ये आपने फोर्स लिया, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये आप इसको ना, ये ओरिजिन से पास होगा तो इसको आप ओरिजिन से ही ड्रॉ करो। चलिए देखिए, इसमें हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक फोर्स पे करेंगे, फिर एक थोड़ा सा ना वर्क डन का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको एक चीज याद रखनी होगी, स्प्रिंग में कुछ भी इंस्टेंटेनियस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है, स्ट्रेच्ड है, तो स्प्रिंग स्ट्रेच करोगे। अच्छा पहले तो ये सीख लो, तो अगर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया तो स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करी होगी, राइट? रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। अगर आप स्प्रिंग कट कर देना, जिस इंस्टेंट पर आप स्प्रिंग को कट करोगे उस इंस्टेंट पर रीस्टोरिंग फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग does not change आप कह सकते हो does not reduce to zero at the instant it is cut। जिस इंस्टेंट पर आप इसे कट करोगे ना, उस इंस्टेंट पर इसकी रीस्टोरिंग फोर्स जीरो नहीं होती। रीस्टोरिंग फोर्स विल बी जीरो आफ्टर सम सेकेंड्स, कुछ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के बाद जीरो होगा। बट जिस इंस्टेंट पर आपने कट किया है उस इंस्टेंट पर फोर्स जीरो नहीं होती। स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करेगी अगर आप यहां से इसे काट। इसको लिखिए, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे जरा सा क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जरा सा एक ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है नीट का, ये यूज करेगा ये कॉन्सेप्ट, काट देगा स्प्रिंग को और रीस्टोरिंग फोर्स को जीरो होने में टाइम लगेगा। हाँ जी, लिख लिया था। Yes, sir.
चलिए क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं। स्प्रिंग की सारी प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी। तो देखो इसमें दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक है, इसका मास है 2m। दूसरा ब्लॉक है, इसका मास है। So you have two blocks. Are connected by a spring. The combination is suspended at rest from string attached to the ceiling. The string breaks suddenly immediately after the string breaks. What is the initial downwards acceleration of the upper block of mass 2m? इसे लिखिए, फिर इसको हम साथ में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. इसे थोड़ा सा साथ में सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, इसमें अंशिका इस मास पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हो? थोड़ा थोड़ा पार्ट सब सॉल्व करोगे। अंशिका इस मास पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है, ये बताइए। अंशिका, Yes, sir. इस मास m पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? So mg. वेरी गुड, mg एक्ट करेगा। और कौन सी फोर्स है? और अंशिका, अभी आ रहा हूँ अर्पित आपके पास। डाउट था। एक मिनट अर्पित बस। अंशिका बस एक ही फोर्स एक्ट करेगी और कोई फोर्स एक्ट नहीं The करेगी? friction. फ्रिक्शन तो है ही नहीं बचे। फ्रिक्शन तो तब होगा जब ये कहीं स्लाइड कर रहा हो, लेकिन कुछ भी स्लाइड नहीं कर रहा। और कोई फोर्स? So normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन तब एक्ट करता है जब दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में हो। यहाँ तो कोई सॉलिड सरफेस कांटेक्ट में नहीं है। चलो अर्पित पर आते हैं। अर्पित, पहले तो मुझे एक फोर्स बताओ जो यहाँ एक्ट कर रही होगी, फिर मैं तुम्हारा डाउट दूंगा। सर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, डायरेक्शन बता सकते हो? ये स्प्रिंग कंप्रेस करने की कोशिश, ये मास स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा या स्ट्रेच करेगा? स्ट्रेच करेगा। अच्छा, अब अगर स्ट्रेच करेगा, स्प्रिंग फोर्स ऐसे की स्ट्रेच डायरेक्शन कर दिया, अपवर्ड्स होगी। तो स्प्रिंग फोर्स क्या कोशिश करेगी? कंप्रेस करने की। तो स्प्रिंग फोर्स दोनों साइड से ऐसे एक्ट करेगी। ये डायरेक्शन समझ में आया सबको स्प्रिंग फोर्स का? ये मास स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा, तो स्प्रिंग क्या कोशिश करेगी? कंप्रेस होने की। तो दोनों साइड से स्प्रिंग फोर्स ऐसे एक्ट करेगी। अच्छा, अब बताइए
कि इस मास पर तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, इस मास पर स्प्रिंग फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है। हाँ पे डाउट बताइए अपना। सर मैं पूछ रहा था कि स्प्रिंग के अंदर टेंशन होगा। स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है ना उसी को स्प्रिंग फोर्स कहता है। या तो आप स्प्रिंग फोर्स कह दो या उसे टेंशन कह दो, एक ही बात है। मैं टेंशन नहीं लिखता स्प्रिंग के लिए ना, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे। अब इस 2m की फोर्सेस मुझे बतानी है, ये मुझे सांची स्टार्ट करेगी। सांची 2m पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे? So weight वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, गुड। और और spring force कहाँ एक्ट करेगी? अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स? downwards. डाउनवर्ड्स। और कोई फोर्स होगी जो एक्ट कर रही होगी? समय हाँ रोशनी बताइए। टेंशन सर ऊपर। टेंशन टेंशन बची हुई ना, इस स्ट्रिंग है, So वो ये spring है, okay. स्ट्रिंग 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 है ना, तो टेंशन एक्ट करेगी, ये फोर्सेस एक्ट करें। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, कुछ मूव नहीं कर रहा। तो ये है बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग कट करने से पहले, ये वाली जो स्ट्रिंग है इसे काटने से पहले, यही बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग को कट करने से पहले देखो क्या क्या होगा। मुझे राश सूरत आप बताओगे इस mg की इक्वेशन क्या होगी? सब इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कुछ कहीं भी मूव नहीं कर रहा, तो mg की इक्वेशन बताओगे क्या क्या फोर्सेस mg पर एक्ट कर रही हैं? Sir, could you please repeat? स्प्रिंग को इस वाली स्ट्रिंग को कट करने से पहले ये दो फोर्सेस है ना स्प्रिंग पर, मास m पर, एक स्प्रिंग फोर्स ऊपर और वेट नीचे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो मुझे इक्वेशन बताओगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन F is equals to minus mg. ऐसे लिखते हैं, एफ एस माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, सिस्टम रेस्ट में। तो आप ऐसे लिखोगे एफ एस इज इक्वल टू एम जी, सिंपल लॉजिक है ना, जितना ऊपर इतना नीचे। एफ एस को लिख सकते हैं आप के एक्स, आप लिख सकते हो के एक्स इज इक्वल टू एम जी। के क्या होता है यहाँ लाइशा? लाइशा व्हाट इज के? Sir, लाइशा 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 के क्या होता है यहाँ? लाइशा तुम अच्छा परफॉर्म करती हो, फिर एकदम कुछ दिनों में ना तुम फिर तुम्हारी फिर से परफॉर्मेंस गिरने लगती है। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ लिखा हुआ है। चलो अब दूसरा वाला मास उठाते हैं, 2m। 2m भी इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो वेट एक्ट कर रहा है 2mg, एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रही है Fs, और एक टेंशन एक्ट कर रही है ऊपर T नॉट। तो इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ये जितनी फोर्स नीचे उतनी फोर्स ऊपर, जब ये बैलेंस कर जाए। तो आप लिख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स प्लस 2mg इज इक्वल टू टेंशन। स्प्रिंग फोर्स है kx प्लस 2mg इज इक्वल टू टेंशन, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आया समझ में? इसमें कोई डाउट? No. अच्छा, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग को जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जिस इंस्टेंट पर कट किया है, मुझे बताओ ये एकदम बाद में हो गया फिर इंस्टेंट पे हो गया? इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट से आपने कट किया, उसी इंस्टेंट पे मैं देख रहा हूं। तो ये बताओ मुझे कि क्या फर्स्ट इक्वेशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो सर नहीं No, पड़ेगा। sir. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 1 विल रिमेन सेम, इक्वेशन 1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस अब भी आप ऐसे लिखोगे kx इज इक्वल टू mg, सेकेंड मास अब भी रेस्ट में रहेगा उसे काटने के बाद भी, इज इक्वल टू mg। इसको मैं लिख देता हूं थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में कुछ है जो जीरो हो जाएगा? सर टेंशन। जैसे ही काट दिया ना स्ट्रिंग को, टेंशन जीरो हो जाएगा और Sir, मास स्टार्टर टेंशन जीरो कैसे होगा? काट दिया ना आप। देखो टेंशन तो स्ट्रिंग में होती है, अगर आपने स्ट्रिंग ही काट दी यहाँ से, देखो डिटैच हो गई ना स्ट्रिंग काटने की वजह से, स्ट्रिंग फ्लैग हो जाएगी। से काटी है लाइक स्प्रिंग के बीच में से नहीं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, ऊपर से काटी ना यहाँ से।
अगर उसने यहाँ से काट दिया तो बताओ इस वाली टेंशन के साथ क्या होगा? ये टेंशन तो तब आएगी जब ये स्ट्रिंग इस वॉल से कनेक्टेड है। अगर ये वॉल से डिस्कनेक्ट हो गई तो स्लैग नहीं कर जाएगी स्ट्रिंग ऐसे करके, ओके सर। टेंशन यस जीरो। टेंशन जीरो हो गई उसके बाद क्या होगा? ये मास नीचे गिरने लगेगा। ये जो 2m मास है, देखो टेंशन तो खत्म हो गई, तो इस पर नीचे एक वेट एक्ट कर रहा है 2mg, और एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रही है जो कि वैसी की वैसी है, और ये नीचे जाना शुरू कर देगा विद एन एक्सीलरेशन, एंड मास 2m will accelerate in downwards direction. ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्सीलरेट करना शुरू कर देगा। तो आप लिख सकते हैं कि kx plus 2mg is equal to 2m into a, नीचे जाएगा विद एन एक्सीलरेशन। दैट इज इक्वेशन नंबर 4 नाउ। अब इसके बाद आपको ना किसी तरह से एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, तो थर्ड को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। थोड़ा सा खुद करना, देखो सब कुछ मैं सॉल्व कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा। थर्ड को आप फोर्थ में रख देना एंड ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ ए क्या था। सो जो आपकी एफबीडी की प्रॉब्लम्स जो भी आपने करी थी ना, जिसमें टेंशन आता था, नॉर्मल रिएक्शन आता था, फ्रिक्शन आता था, वहां स्प्रिंग फोर्स और ऐड हो जाएगी। इतना लिखो, फिर से स्प्रिंग फोर्स का ना वर्क डन सीखेंगे, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब आप इक्वेशन लिख लिया था आप लोगों ने, या मैं ऊपर ले जाऊं? Sir, done. क्वेश्चन लिख लिया था। सर। जी सर मेरे को भी डाउट था। सर मेरे को ये पूछना था कि अगर सर एक स्ट्रिंग है और सर उसको मतलब इतना खींचा है कि सर वो टूट जाता है, तो सर जो मैक्सिमम पॉइंट जिस पे वो टूटता है, तो सर उस पे टेंशन जीरो होगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम टेंशन विथस्टैंड, जब वो टूट गया तो टेंशन जीरो हो जाएगा, बट जब तक नहीं टूटा है तब तक दैट इज द मैक्सिमम टेंशन जो स्ट्रिंग विथस्टैंड कर सकती ओके सर। है। टूटने के बाद जीरो, जैसे यहाँ पर कटने के बाद टेंशन जीरो। साची कुछ गड़बड़ है बच्चे, देखना जरा कहीं कुछ गलत तो नहीं रख रहे हैं आप। अर्पित का सही है आंसर। अर्पित का आंसर सही आया है, सांची का गलत है। नहीं सूरज, सूरज आप केक्स तो रख दोगे ना यहाँ पर, केक्स की जगह एमजी रख दोगे, सो आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ जी ओनली। यस अंशिका, ए निकाल लो, इतना तो कैलकुलेट कर लिया आपने। गेट द वैल्यू ऑफ ए, है ना, उस 2 को लेफ्ट में ले जाओ। Okay, sir. सर जी को 10 नहीं रखेंगे? हाँ जी को 10 रखेंगे, बट जी को आप, अच्छा एक मिनट, हाँ सही सही है सांची, ठीक है ठीक है, सही आ रहा है, सांची का भी सही है।
लिख लिया ना? यस सर। तो जब आप वैल्यू रखोगे kx की जगह आप mg रख दोगे, है ना, प्लस 2mg हो जाएगा, 2ma हो जाएगा, 3mg हो गया, 2ma हो गया, m से m कैंसिल हो गया, a आ गया 3g/2 और 15 years। जो आपका नॉर्मली एक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन और वेट के साथ साथ अब आपकी प्रॉब्लम्स में एक स्प्रिंग फोर्स और ऐड हो जाएगी, विच इज अ वेरिएबल फोर्स। अब इसमें ना एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है। क्वेश्चन ये ऐड होता है कि अच्छा, एक चलो स्प्रिंग फोर्स तो आपने लिख ली, वो कहता है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स भी कैलकुलेट करके बताओ कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। सो देखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हम कैसे लेते हैं। Work done by spring force. So spring force is a constant force, is a variable force. वेरिएबल सर। Variable. और मैं इसको लेके जा रहा हूँ 0 से x डिस्प्लेसमेंट तक, हाँ, फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to x, 0 से x डिस्प्लेसमेंट तक आपको वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स चाहिए। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स होगा इट्स माइनस ऑफ kx dx 0 to x now. So work done by the spring force होगा इट्स माइनस ऑफ k, x को जब आप इंटीग्रेट करोगे इट्स x स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज 0 to x now. So ये वर्क डन होगा इट्स माइनस ऑफ k बाय 2, इट्स x स्क्वायर माइनस 0, और ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो गया माइनस ऑफ हाफ k x स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स है ना, इंटरनल फोर्स है। अच्छा, थोड़ी सी अकल लगा सकते हो, अगर मैं तुमसे कहूं नोट, तुमसे कहूं यार एक काम करो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करो फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x1 टू x2, x1 से लेकर x2 जो डिस्प्लेसमेंट होगा तब तक के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। मुझे बताएंगे क्या चेंज आएगा? अरे को बता दो क्या चेंज आएगा इस पूरे में। वही 0 से x में और x1 से x2 में क्या चेंज आएगा? Minus k upon 2. X2 minus x1 square. लिमिट चेंज हो जाएगी। गुड, x1 से x2 लिमिट हो जाएगी ना। तुम कभी कभी ऐसे डम्ब हो जाते हो, x1 से x2, सूरत ने बिल्कुल सही बताया, लिमिट ही तो चेंज होगी, माइनस के एक्स डी एक्स। और अगर खामोश होने का रीजन ये है कि आप ये भूल गए हैं कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो फिर मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। माइनस के बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स है। अब एक बात बताओ, वर्क डन तो आ गया, मतलब वैसे तो मैं ये कर रहा था, इसी में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पूछ लूं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बहुत डिफरेंशियल मुश्किल काम है ना, वर्क डन के बाद तो बहुत ही मुश्किल काम होता है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। ये आसानी से आ जाएगा, माइनस डी माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। अगर वर्क डन आता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी पता है यार, उसका नेगेटिव ले लो, बस इतना सा काम कर दो, खत्म हो गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। चलिए जी, इतना आप प्लीज यहाँ से ना लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ये तो लिख लिया था आपने, यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से लिखना शुरू करो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी इसमें यूज कर लेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन तो आएगी आपको,
फिर नेक्स्ट क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम और कोई पोटेंशियल एनर्जी आपको नहीं सीखनी, आप सिर्फ एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहता है। उसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन स्टार्ट करेंगे। कोलिजन वी विल डू विद सेंटर ऑफ मास चैप्टर नंबर 7 के साथ। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर यूनिट एंड डायमेंशन सर कौन से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं? Dimensional analysis की applications पर, derivation of formula, checking the accuracy and conversion of system, और error analysis पर। वो जो combination of error वाले questions होते हैं, addition, subtraction, multiplication, division, वो आते हैं। ओके सर। एग्जाम आ रहा है? सर मतलब वो है पीरियोडिक टेस्ट 20 से स्टार्ट है। सिलेबस सर वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बस इतना ही है। बट सर ऑफलाइन है। तुम्हारा सिलेबस सोच के ना इन लोगों को जेलसी होनी शुरू हो जाएगी, ये तो बेचारे एक एक बुक देकर आ रहा है। आप चंडीगढ़ से है ना? यस सर। कितना नोट किया आप लोगों ने? तो मैंने पूरा कर लिया। अच्छा, आपने पूरा कर लिया। ओके, सो आज इसे यहीं छोड़ेंगे। द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन चैप्टर नंबर 7। सो अ मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस चैप्टर नंबर 7 के बाद कंप्लीट हो जाता है। फिर चीजें ऐसी हैं जो बहुत तेजी से आप सीखोगे और स्पीड बढ़ा जाओगे आपकी। और मे बी विद इन फ्यू डेज आपकी ना एक क्लास और मेरे साथ इंक्रीज होगी, जिसमें हम एक अलग से सिलेबस का टॉपिक है विच इज थर्मोडायनामिक्स, वो हम करेंगे। वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, लाइक उसका मैकेनिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो पैरेलल चलता है, सिलेबस चलता रहेगा और पैरेलल थर्मल और थर्मोडायनामिक्स चलता रहेगा आपका। चलिए, इतना लिख लिया? यस सर। जैसे ही मैं चैप्टर नंबर 7 में सेंटर ऑफ मास कंप्लीट कर दूंगा, वैसे ही मैं वो क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो सीधा सीधा सा टॉपिक है, थर्मोडायनामिक्स में बहुत कुछ होता नहीं है। चलो, ओके, लेट्स स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में सर। ओके, बाय, थैंक यू।